हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस पूरी सीरीज की ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर सेकंड आपको स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया था कि सेकंड चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है टोटली कि 1950 से लेकर 1990 तक हमारी पूरी इकोनॉमी किस तरीके से चली। ठीक है, तो अब ये समय है बेटा हमारा 1990 का, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ये वो समय था जब हमें नई नई आजादी मिली थी। ठीक है, अंग्रेजों ने 200 साल हम पे हुकूमत करी, 200 साल हम पर राज करा, हमारे पूरे देश को तहस नहस कर दिया, हमारी इकोनॉमी को मिटा दिया। और जब वो हमें छोड़कर गए तो हमारी कंट्री एक ऐसी सिचुएशन में थी जिस समय पर हमारी इकोनॉमी स्टेगनेट हो गई, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी, कई सारे प्रकार की डिफॉर्मिटी थी हमारी इकोनॉमी के अंदर, है ना। हम लोग अनइक्वल थे, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हुई। उस समय पर सबसे बड़ी समस्या जो हमारे लीडर्स को हुई, वो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया को अपनाना चाहिए। क्या हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बने, क्या हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने, या हम मिक्स्ड इकोनॉमी बने। ये बड़ी समस्या हुई। तो ऑफकोर्स ही बात है, इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। अब लेकिन सर ये होती क्या है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें, पहला टॉपिक इस चैप्टर का, इट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सेकेंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। होती क्या है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी, पूंजीवादी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसे प्रकार की इकोनॉमी जिसमें हम ज्यादातर जो गवर्नमेंट होती है उसका मेजर पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, ना कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। इस टाइप की इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। The examples of capitalist economy is USA, United States of America. USA एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर उनको कोई मतलब नहीं है उनके पॉपुलेशन से, उनके पास खाना है या नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है या नहीं। उनका मेजर पर्पस क्या है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, दे आर मेकिंग वॉर गुड्स। चलो मैं इससे साथ, और दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट का मेजर पर्पस होता है लोगों को सर्विसेज देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर टैक्स नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इसको देखने का तरीका क्या होता है सर? तो इसको देखने का तरीका ऐसा समझो कि हमारी तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। What to produce, how to produce, for whom to produce। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सेम में है हाउ, सॉरी, व्हाट, हाउ एंड whom। व्हाट, हाउ एंड whom to produce। ये तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होगा? यहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस में होगा वॉर गुड्स। हम लोग ज्यादातर कैसे गुड्स बनाएंगे? वॉर गुड्स बनाएंगे। ऐसे गुड्स बनाएंगे जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। वहीं पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम किस तरीके के गुड्स बनाएंगे? सर हम सिविल गुड्स बनाएंगे। सिविल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स बनाएंगे जो कि लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, गेहूं, चावल, है ना, इस टाइप के गुड्स बनाएंगे, सिविल गुड्स बनाएंगे। वॉर गुड्स में सर, वॉर गुड्स सर गन्स हो सकती हैं, सम काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, दे आर कंसीडर्ड एज वॉर गुड्स। ठीक,
हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब एक ऐसी टेक्निक जहां पर हमें कोई मतलब नहीं है, इकोनॉमी को या गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं। एक ऐसी प्रकार की टेक्निक जहां पर उनका सिर्फ पर्पस है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। मशीन से यूज करेंगे, मशीन का यूज करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होता है ना एज कंपेयर टू पीपल। अगर मैं बोलूं आपसे कि 1 एकड़ जमीन है उसको हार्वेस्ट करना है तो 2 तरीके हैं, या तो मैं 10 लोग लगा दूं, 10 लेबर लगा दूं कि वो काटते रहेंगे बैठे बैठे, तो दिन भर में काटेंगे, एक लेबर को 400 रुपए दिया, 4000 रुपए का खर्चा हो। वहीं पर अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हूं तो मेरा मेजर पर्पस क्या होगा? मशीन से यूज कर लो सर, हार्वेस्टर लगाओ, 1 घंटे में कट जाएगा, 1 घंटे का हार्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए लेगा, 3000 बच जाएंगे। लेकिन उससे होगा क्या कि वो जो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हार्वेस्टर का यूज ज्यादा होगा। वहीं पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसका यूज होगा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज होगा। लेबर इंटेंसिव का मतलब एक ऐसी टेक्निक का यूज होगा जहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिले, भले ही प्रॉफिट कम कमाए, गवर्नमेंट प्रॉफिट कम कमाए। और लास्ट में फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस क्या होता है? किसके लिए प्रोड्यूस करना है? यहां पे उनके लिए प्रोड्यूस करना है जो कि रिच हो, जो अफोर्ड कर सके मेरी चीजों को, उनके लिए प्रोड्यूस करना। और यहां पर किसके लिए प्रोड्यूस करना है? फॉर द नीडेड पीपल। नीडेड पीपल, उन लोगों के लिए जो कि ज्यादा नीडफुल है, उनके लिए प्रोड्यूस करना है। इट इज नोन एज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक। सो अब सर समस्या ये हुई कि इंडिया को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनना है या सोशलिस्ट। तो दे डिसाइडेड कि हमें दोनों का मिक्स बनना है। वी वांट मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम होता क्या है? एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसे प्रकार की इकोनॉमिकल सिस्टम जहां पर कैपिटलिस्ट भी हो और सोशलिस्ट भी हो। मतलब हमें वॉर गुड्स भी बनाने हैं और हमें सिविल गुड्स भी बनाने हैं। देखो इंडिया बना रहा है वॉर गुड्स और सिविल गुड्स। इंडिया ब्रह्मोस जैसी बड़ी बड़ी मिसाइल्स भी बना रहा है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके उसको बेचकर। वहीं पर इंडिया कुछ ऐसी पॉलिसीज भी बना रहा है जहां पर लोगों को बेनिफिट मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो हम कैसी इकोनॉमी है? हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम हमने अपनाया। ये समझ आई? तो ये था पहला टॉपिक। सेकंड आते हैं, अब उनको कुछ इस प्रकार के प्लान्स चाहिए थे ग्रो करने के लिए, है ना। तो उन्होंने लेके आए पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स। ये 5 ईयर प्लान्स क्या थे? ये 5 ईयर प्लान्स कुछ ऐसे प्रकार के प्लान्स थे, कुछ इस टाइप से उन्होंने प्लान्स बनाए थे जहां पर जिस प्रकार के प्लान्स में हर 5 साल में, उन प्लान्स को भी 5 ईयर प्लान्स है, पंचवर्षीय योजना है, तो हर 5 साल में वो प्लान्स चेंज होंगे, उनके एजेंडा चेंज होंगे, उनके ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे और विद इन दैट 5 ईयर हमें उस प्लान को अचीव करना, जो भी उस प्लान का मोटिव होगा वो हमें अचीव करना। तो हमें पूरे तो नहीं पढ़ने, लगभग 12 5 ईयर प्लान आए थे अभी तक। 2013 या 14 में 5 ईयर प्लान्स को बंद कर दिया गया, उसकी जगह पर नीति आयोग आया। ठीक है, वो एक डिफरेंट मैटर है, बट अपने को केवल पहले ही 5 ईयर प्लान पढ़ना है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना। पहले 5 ईयर प्लान के 4 ऑब्जेक्टिव थे। पहला था ग्रोथ, दूसरा इक्विटी, तीसरा मॉडर्नाइजेशन एंड द फोर्थ वन ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक, ये 4 पिलर्स थे, ये 4 ऑब्जेक्टिव थे पहले 5 ईयर प्लान के। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई थी, वी हैव टू ग्रो इट। तो हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना था। जो भी गुड्स हम बनाते थे या नहीं भी बनाते थे तो हम उसको हमारे यहाँ पर बनाएंगे और उसका गुड्स का प्रोडक्शन क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ताकि हमारी जो रुकी हुई इकोनॉमी है उसको वापस से एक स्पीड मिल सके। दैट इज नोन एज ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। प्रोडक्शन बढ़ाना, किसके लिए? पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए। ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड आ चुका था, 1921 आ चुका था, क्योंकि हमें तो 1947 में आजादी मिली, हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, तो उस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट्स भी तो बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो पहली इकोनॉमिक प्लान जो उसमें आया 5 ईयर प्लान में, पहला जो ऑब्जेक्टिव आया, इट इज नोन एज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना।
सेकेंड, इक्विटी, बहुत ज्यादा डिफरेंस था बिटवीन द पीपल, रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअर। ठीक है, अमीर और अमीर बनते जा रहे थे, गरीब और गरीब बनते जा रहे थे। बड़े बड़े जमींदार थे जमींदारी सिस्टम के समय पर, अंग्रेजों के समय पर। अंग्रेज तो चले गए, जमीन तो साथ में ले जा नहीं सकते थे, तो जमीनें छोड़ गए। अब जब वो जमीनें छोड़ कर गए तो उस समय पर ये जो इनइक्वालिटी जो है वो पूरे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गई। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। उसको सही किया गया, कैसे वो अभी आगे पढ़ाऊंगा, बट इनइक्वालिटी को खत्म किया गया। इक्वालिटी लाया गया लोगों के बीच में on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of creed, on the basis of economy और on the basis of पैसा और whatever जो भी, सबके बीच में stability, inequality को हटाया गया और equality को लाया गया। That is known as the second topic या second objective, equality. Then modernization, इसको तो समझाने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद समझदार हो। modernization का मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना ताकि हम मॉडर्नाइज हो सकें। जैसे हम फार्मिंग करते थे तो पहले हाथों की मदद से, बैलों की मदद से हम फार्मिंग करते थे, तो ट्रैक्टर्स आए, हार्वेस्टर्स आए, अलग अलग इक्विपमेंट्स आए, उनको लेकर आए हम। दैट इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। हमारी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। एंड लास्ट वन इज सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है भैया? आत्मनिर्भर बना जाता है सर, सबसे बड़ी बात कि बाहर की कंट्रीज पर जो हम डिपेंडेंट थे वो डिपेंडेंसी कम करी जाए, उस डिपेंडेंसी को खत्म करा जाए। कैसे खत्म होगी डिपेंडेंसी? सर हम खुद बनाने लगे वो प्रोडक्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हमारे यहाँ से जा रहा था ना। तो जब हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो उस रॉ मटेरियल से हम घर में क्यों नहीं बना पा रहे कोई चीजों को? तो उन्होंने घर में बनाना स्टार्ट किया खुद के प्रोडक्ट्स, उसको बोला गया सेल्फ रिलायंस। तो ये थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करे। सबसे पहला टाइप ऑफ इकोनॉमिक, तो हमने पढ़ी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर हमने पढ़ा 5 ईयर प्लान के होता क्या है और उसके मेजर ऑब्जेक्टिव या गोल्स क्या क्या थे। तो अपन ने देखा कि सब 4 गोल्स थे 5 ईयर के। ठीक सर, लास्ट वाले, अब इसके आगे पढ़ते हैं अपन, है ना सर। लास्ट वाले जो वीडियोस थे उसमें आपने 3 सेक्टर्स बताए थे इकोनॉमी के। व्हाट आर द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? सर 3 सेक्टर्स आपने बताए थे। पहला था एग्रीकल्चर, दूसरा था इंडस्ट्रीज और तीसरा था हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर। सर उनमें भी चेंजेस आए, उनमें भी रिफॉर्म्स आए, उनमें भी कुछ नई नई पॉलिसीज अडॉप्ट करी क्या हमने? बिल्कुल करी हुई है। तो मैं पहले एग्रीकल्चर की बता देता हूँ, फिर इंडस्ट्रीज की बता दूंगा, और अगर ज्यादा लंबी नहीं खींची ये वीडियो तो फॉरेन ट्रेड की भी बता दूंगा, और क्या क्या चेंजेस आए वो भी बता दूंगा। 2 वीडियोस में खत्म कर दूंगा ये पूरा चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ? सर 80 to 85% पीपल बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करते थे, लगभग 80% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करते थे। और आज के जमाने में भी 2025 में भी, आजादी के लगभग 80 साल बाद भी, लगभग 50 to 55% पीपल बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। 55% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर बिलोंग करते हैं। क्या चेंजेस आए सर? सबसे बड़ा चेंज क्या करा था उन्होंने? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम की वजह से जो जमींदार थे उनके पास ज्यादा रहने लगी थी क्या? जमीनें। वही रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअर। सो उनके पास जमीनें ज्यादा थी, तो उन्होंने बोला कि भैया 2 पॉलिसी लेकर आओ एग्रीकल्चर सेक्टर में। कौन कौन सी 2 पॉलिसी? द फर्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म एंड द सेकेंड वन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म क्या होता है? तो सर लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर में एक ऐसा टॉपिक आया। लैंड रिफॉर्म में बुकिश लैंग्वेज में बता देता हूं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, कि लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है सर कि चेंजिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड। लैंड की ओनरशिप ही चेंज कर दी, लोगों से ली, जिनके पास ज्यादा जमीन थी उनसे ली, और जिनके पास कम जमीनें थी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। दैट इज नोन एज लैंड रिफॉर्म। अब जमींदार जो थे, बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के परिवार से, खानदानों से बिलोंग करने वाले लोग थे, जिनके पास 500, 100, 1000 एकड़ की जमीन थी।
तो जिनके पास 1000 एकड़ जमीन थी अंग्रेजों के जमाने की, उन्होंने बोला हाँ, गवर्नमेंट ने बोला ये किसी की नहीं, ये हमारी है, हमें वापस दो, थोड़ी बहुत अपने पास रख लो लेकिन ज्यादातर वापस दो। तो उन्होंने बोल दिया कि काम करो 20 एकड़ या 10 एकड़ तुम्हारे पास रख लो, एग्जैक्ट फिक्स फिगर कुछ नहीं है ना, ये सब मन से बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोल दिया कि 20 एकड़ तुम्हारे पास रख लो, बाकी हमें दे दो। उन्होंने बोला नहीं देंगे, गवर्नमेंट ने बोला हम जबरदस्ती छोड़ा लेंगे, मत दो। तो उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने जो ओनरशिप थी जमीनों की वो वापस से अपने पास कर ली है, ठीक। इस किसके अंडर में, लैंड रिफॉर्म के अंडर में। ये एक ऐसा लॉ लाया गया जिसमें जिनके पास जमीनें ज्यादा हैं, पुश्तैनी जमीनें ज्यादा है, खुद की खरीदी हुई नहीं, खुद की खरीदी तुम कितनी खरीद लो, अगर पुश्तैनी जमीनें ज्यादा हैं तो क्या कर दोगे आप, वो ऑटोमेटिकली किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएगी। इसको बोला गया लैंड रिफॉर्म। इससे हुआ क्या फायदा, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लोगों के बीच में, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कम किया गया। अच्छा, अपन इंडियन है, तो इंडियंस होने के खातिर हमारा एक फर्ज बनता है कि जो रूल बनाया जाए उससे पहले उसका तोड़ बना लो। तो लोगों ने क्या करा कि एक व्यक्ति के पास 20 एकड़ ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, मेरे घर में तो 12 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 6 बच्चे, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, सबके नाम पे 20-20 एकड़ कर दो। अब सबके नाम पे 20-20 एकड़ कर दी तो अगर 12 लोग थे तो 12 दूनी 24, 240 एकड़ जमीन अभी भी मेरे पास रहेगी। 750 एकड़ चाहिए ले लो, इस टाइप से लोग करने लगे। तो ये लैंड रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बना, ठीक है। तो ये था लैंड रिफॉर्म। इसके चलते एक नई टॉपिक लाया गया उसके ही अंडर में, जिसको बोला गया लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग होती क्या है, लैंड सीलिंग बेसिकली एक सील कर देना एक लगभग क्वांटिटी ऑफ जमीन कि इससे ज्यादा जमीन एक इंसान नहीं रख सकता अपने पास। उन्होंने कह दी 10 एकड़ जमीन को सील कर दिया हमने कि 10 एकड़ जमीन से ज्यादा किसी के पास नहीं हो सकता, दैट इज नोन एज लैंड सीलिंग, ठीक है। दैट इज द मेजर टॉपिक ऑफ लैंड सीलिंग, कि लैंड सील कर दी हमने कि एक पर्सन इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है, ठीक है। तो लैंड सीलिंग लैंड रिफॉर्म के अंडर ही आया कि अगर लैंड सीलिंग के तहत अगर जमीनें ज्यादा हो रही हैं तो लैंड रिफॉर्म करके हम क्या कर देंगे, वो जमीनें तुमसे हथिया लेंगे, दैट इज नोन एज लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब और मेजर पर्पस समझ आया क्यों आया था, इनइक्वालिटी खत्म करना। होता क्या है, जमीनों की ओनरशिप चेंज कर देना, किसको दे देना, अमीरों से लेकर गरीबों को दे देना, लाइक रॉबिनहुड, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक रॉबिनहुड का काम कर रही थी, ठीक। फिर क्या सच में हुआ, नॉट एग्जैक्टली, कई जगह पर हुआ कहीं पर नहीं भी हुआ, ठीक है। दैट इज नोन एज लैंड रिफॉर्म एंड लैंड सीलिंग। द सेकंड टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसा टाइप ऑफ चेंज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कि भैया पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पुराने जमाने के टूल्स टेक्निक्स, खेती किसानी के इक्विपमेंट्स, सीड्स का हम पुराने जमाने का यूज कर रहे थे, फर्टिलाइजर पुराने जमाने का यूज कर रहे थे ऑर्गेनिक खेती के तहत, तो उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो नहीं रही थी और पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ है, पॉपुलेशन इधर है, उतनी सप्लाई नहीं दे पा रहे थे जितनी डिमांड आ रही थी। तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो भैया ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आओ, कुछ ऐसे प्रकार के क्या बोलते हैं सीड्स का उपयोग करो जो कि ज्यादा पैदावार दे। तो उस समय पर आया क्या, HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। जिस जगह पर 1 एकड़ जमीन पर नॉर्मल सीड्स 1 क्विंटल गेहूं उगा रहे हैं, वहीं पर उसी जगह पर ये HYV सीड्स 10 क्विंटल गेहूं उगा रहे थे। ग्रीन, तो ये आया ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, HYV सीड्स का यूज करना। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये 2 फेजेस में आया, 2 फेजेस। फर्स्ट फेज आया मिड 60s में और दूसरा आया मिड 70s। मिड 60s में जो आया था वो आया था वीट का। जब उन्होंने देखा कि हाँ भैया वीट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मेजर उन्होंने एक ही सीड लेकर आए थे वीट। तो उन्होंने देखा कि हाँ वीट बहुत तेजी से बढ़ रहा है भैया, पैदावार बढ़ती जा रही है और अच्छा गेहूं उग रहा है, तो उन्होंने मिड 70s में बाकी ऑल द सीड्स ले आए। रेस्ट ऑफ द सीड्स कहाँ आए, मिड 70s में लेकर आए। तो 2 फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर पर्पस ही यही था कि जो डिमांड बढ़ रही है फूड प्रोडक्ट्स की, उसकी सप्लाई को बढ़ाया जा सके बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ फायदे कुछ नुकसान दोनों थे। सबसे बड़ा फायदा ग्रीन रेवोल्यूशन का, सर डिमांड मैच करी,
सप्लाई हमने उतनी देखी, पहला फायदा। दूसरा, मैच ही नहीं करी, इवन हमने सरप्लस ले गए हमारे फूड को, अब डिमांड से ज्यादा उगा रहे हैं हम। आज के डेट में हमारे पास इतना गेहूं या इतना अनाज पड़ा हुआ है कि अगर हम 3-3 साल तक भी अगर कुछ नहीं हुआ है तो हमारे गवर्नमेंट हमें बैठकर आराम से खिला सकती है, और खिला भी रही। फेयर प्राइस शॉप्स खोल रखी हैं गवर्नमेंट ने, बांटो, 1 रुपए 2 रुपए किलो में गेहूं चावल बांटो, है ना, गरीबों को। सो ये सबसे बड़ा फायदा आया ग्रीन रेवोल्यूशन। सो डिमांड मैच हुई, सरप्लस बने, है ना, बफर स्टॉक्स बनाए हमने। सरप्लस के साथ साथ बफर स्टॉक मतलब आगे के समय के लिए अगर कोई आपदा आती है, जंग वंग होती है, तो उसके लिए बफर स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है कि अगर हम नहीं भी उगाएंगे तो भी चीजें चलती रहेंगी। ये फायदे हुए। नुकसान क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? सबसे बड़ा नुकसान की HYV सीड से सर पेस्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता था। पेस्ट अटैक मतलब कि कीड़े मकोड़े जल्दी लग जाते थे, आप साल भर के लिए गेहूं रखो उस पर घुन लग जाएगी फट से, है ना, पेस्ट अटैक का खतरा ज्यादा है। दूसरा, हमने अगर उगाया है तो उस पर हैवी फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। हैवी फर्टिलाइजर्स के 2 साइड इफेक्ट है, एक तो महंगे आते हैं, दूसरा हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट करते थे। हैवी फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा था, है ना, तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ फायदे भी थे, कुछ नुकसान भी थे, दोनों था, ठीक है। तो ये थी लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बेटा, है ना, तो इसको मैं यहीं तक रखना हूँ। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है एग्रीकल्चर, इसमें सब्सिडीज आएंगी, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आएंगी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी। इसके बाद फिर 2 टॉपिक और बचे, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, और उसके बाद देखता हूँ अगर 1-2 टॉपिक और होगा तो वो। तो 2 वीडियोस में मैं खत्म करने की मैंने प्रॉमिस किया था। एक वीडियो तो ये यहीं तक रही, अगली वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करूंगा, ठीक है। तो 5 वीडियो में 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं अपने। कोशिश करूंगा 15 से 17 वीडियोस में पूरी हमारी सीरीज खत्म हो जाए। ये जो सीरीज है इसमें कंटिन्यूसली बने रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको जरूरत है इसकी, ठीक है। बोर्ड्स आने वाले हैं क्योंकि फटाक से अपन आईडी का टॉपिक तो एटलीस्ट खत्म कर लें। मैक्रो भले ही हमारा ऐसा है कि सर कमजोर है, मैंने वीडियो बनानी लेट चालू करी, व्हाटएवर इट मे बी, बट आईडी तो हम हमारा मजबूत करके चले। सो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे साथ बने रहो, इस वीडियो को शेयर करो, मुझे सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा, और मुझे ग्रो कराने में हेल्प करो। थैंक यू सो मच।